हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर एक बार हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि हम वर्षफल कुंडली को और लगन कुंडली को दोनों को आपस में मिला के कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि वर्षफल कुंडली नहीं भी देख रहे तो भी आपको दशा कहीं ना कहीं किसी चीज का इशारा पहले देगी, और यदि दशा किसी चीज का इशारा कर रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको वर्षफल कुंडली के अंदर चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्षफल कुंडली के बिना भी नॉर्मल तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आज इस विश्लेषण के अंदर हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं जो दशाएं चल रही हैं उसका जीवन के अंदर कैसा प्रभाव है और क्यों वो प्रभाव कार्य करता नजर आ रहा है। इस कुंडली को यदि हम देखें तो इस कुंडली के अंदर 4 नंबर से जो पहला भाव है वो उदित हो रहा था, जिसके अंदर राहु की मौजूदगी। दूसरा कि इस 4 नंबर के जो स्वामी ग्रह हैं वो है चंद्रदेव, वो जाके बैठे हुए हैं छठे भाव में। ये पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है कि व्यक्ति जो होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं लाइफ में बार बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाके बैठा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में नारायण की पूजा करनी चाहिए, यानी कि श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, इस कुंडली के अंदर ज्यादातर ग्रहों का जो प्रभाव है वो चंद्रमा से सप्तम पर है। वैवाहिक जीवन के अंदर यदि हम देखें तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा से जो सप्तम भाव है वहां पे सूर्य का प्रभाव कार्य कर रहा है। सूर्य का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा तेज का ग्रह, यानी कि एक बेहतरीन ऊर्जा का ग्रह, लेकिन जब हम रिश्तों के अंदर बात करें तो वो थोड़ी सी टकराव की स्थितियां पैदा करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है और वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जल तत्व की रिक्वायरमेंट्स होती है। चलिए यहाँ तक की बातों को समझते हैं, तो अब चलते हैं दशा के लिए। जब हम इस कुंडली में दशा पर आते हैं तो सबसे पहले महादशा जो चल रही है वो है राहु की महादशा चल रही है। तो राहु इस कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि व्यक्ति की सोच को, उसके शरीर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस राहु के नक्षत्र को देखें तो राहु जो है वो पुष्य नक्षत्र में है और इनका जन्म जो है वो भी पुष्य नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में राहु जो है उसने पूरी तरीके से फर्स्ट हाउस के सबसे कोर पिन पॉइंट को, यानी कि जो मिड पॉइंट है हमारा लगन नक्षत्र, उसको प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में लगन का जो नक्षत्र स्वामी है वो है शनि। कुंडली में वो सप्तम और अष्टम को लेकर चल रहा है। शनि का कारक तत्व में देखा जाए तो चीजों को देरी से करना और थोड़ा सा उसके साथ करना, क्योंकि वो दुख का कारक ग्रह माना जाता है। इस स्थिति में सोचने के ढंग में थोड़ा सा, एक तो राहु का फैक्टर मतलब जो चीज है या नहीं है उसको भी इमेजिनरी तरीके से बहुत आगे तक का सोचने की क्षमता देना। अब राहु शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ऐसे स्थिति में बहुत ही ज्यादा गहरी सोच इन चीजों को लेकर दे सकता है। एक सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन को लेकर, और एक अष्टम भाव जीवन में किसी प्रकार के बड़े। दूसरी चीज, राहु की महादशा के अंदर अंतरदशा इस समय जो कार्य करती हुई नजर आ रही है वो है केतु की। अब केतु जो है वो सप्तम में है और केतु सप्तम में फिर शनि की राशि, तो दोबारा से जो प्रभाव हुआ वो कहीं ना कहीं किस तरीके से मिक्स होगा। देखिए, राहु को राशि के हिसाब से देखा जाए तो वो चंद्रमा का प्रभाव है, जो कि व्यक्ति को रह रहकर इमोशनल बनाएगा। दूसरा केतु का प्रभाव शनि की राशि में होने के कारण शनि के तुल्य है, जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फिर से एक शनि के तत्व अकेलापन या निराशावाद की तरफ खींचने की कोशिश करता नजर आएगा। तो महादशा और अंतरदशा जो है वो सबसे पहले इशारा कर रही है कि जीवन के अंदर जो प्रभाव है वो प्रभाव कहीं ना कहीं इमोशनल और फिर लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं। राशि केतु का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में केतु का जो प्रभाव है वो सूर्य से जुड़कर, यानी कि इस कुंडली में देखा जाए तो 2nd हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ के बैठा हुआ है। इस स्थिति में व्यक्ति कई बार 7 और 2 ये दोनों मारक स्थान है, तो मृत्यु, तुल्य कष्ट या फिर जीवन में खुद के ही जीवन को अंत करने का ख्याल पैदा कर सकता है, क्योंकि ये मारक स्थान के प्रभाव है। दूसरी तरफ से हम देखें तो इस कंडीशन में केतु का सूर्य के नक्षत्र से जुड़ जाना, सूर्य जो है हर व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है, ये उसको भी प्रभावित करते हुए, उसके लिए भी चिंतित होते हुए कार्य करता हुआ नजर आता है। तो दशाओं का ऊपरी प्रभाव ये बता रहा है कि इस समय राहु सेल्फ लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, फर्स्ट हाउस के लेवल पे
कार्य कर रहा है, जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, हमारी सोच को भी प्रभावित करेगा। केतु जो है वो हमारे जीवन के अंदर हमारे साझेदारियों को भी प्रभावित करेगा और साथ ही साथ किसी न किसी रूप में वो हमारे संचित धन या हमारे फैमिली को भी प्रभावित करेगा। इन दो के बाद तीसरे लेवल पे चलते हैं। तो तीसरे लेवल पर हम देखते हैं कि गुरुदेव की और राहु देव की मौजूदगी कहीं ना कहीं चल रही थी। 14 तारीख से जो है गुरुदेव की एंट्री हुई। अब इस कुंडली के अंदर जब जुपिटर की एंट्री होगी तो जुपिटर दो तरीके से रिजल्ट होगा। चंद्र राशि के स्वामी है, ठीक है, ऐसे स्थिति में वो थोड़े से पॉजिटिव हैं, लेकिन इस लगन कुंडली में उनका जो मूल त्रिकोण है वो सिक्स हाउस होने के कारण बेफिजूल के लड़ाई झगड़ों जैसी स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है, ये मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अपने इस भाव से ये है तकरीबन 10 आगे बैठा हुआ है, ठीक। इस स्थिति में ये जो समय अवधि हम देख रहे हैं इसमें जॉब प्रोफाइल एरियाज के लिए तो कुछ हद तक चीजें ठीक हो सकती है। तीसरे लेवल पे भाग्य का स्वामी है, भाग्य को देख रहा है, पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है वो अष्टमेश शनि के साथ है। ऐसी स्थिति में गुरु की दशा के अंदर शनि का प्रभाव भी होना लाजमी है। अब कहीं ना कहीं तीनों लेवल पे शनि ने अपनी अहमियत दिखाई है, तो जीवन में ये समय अवधि अकेलेपन की नजर। वैवाहिक जीवन के ऊपर जब हम इस कुंडली को देखते हैं तो देखिए D9 के चार्ट में राहु सेकंड हाउस जो कि कहीं ना कहीं फिर से फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ जुड़ते हुए काम कर रहा है, और केतु और गुरु जो है वो अष्टम के साथ जुड़े हैं, प्रभाव को दिखाता है। तो वैवाहिक जीवन की आयु पर लॉन्गेविटी के ऊपर प्रभाव होने की कोशिश ये कार्य करती नजर आ रही है, जो कि तकरीबन पहले तो 4 मार्च 2024 तक ज्यादा प्रबल रहेगी, क्योंकि केतु के साथ साथ अष्टमेश खुद आ रहे हैं। दूसरा कि जब यहाँ से ये प्रभाव खत्म होता भी है तो गुरु के बाद अगली जो दशा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं रहती है आपकी शनि की, जो कि रहेगी 4 मार्च 2024 से 4 मई 2024 तक। तो कहीं ना कहीं मई 2024 तक की जो स्थिति है वो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक महसूस कराएगी ऑलमोस्ट मैरिड लाइफ के अंदर। दूसरी चीज कि शनि का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अष्टम से जुड़ा हुआ है, सप्तम से भी जुड़ा हुआ है, तो ये स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केतु उसी राशि में है और फिर प्रत्यक्षवाद का वही ग्रह अगेन रिपीट होगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रकार से चुनौती पैदा करती नजर आती है, जो कि कार्य करेगी ऑलमोस्ट अप टू मई 2024। तो इसको मैंने सबसे पहले नॉर्मल दशा से देखा। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय अवधि में जो वर्षफल बन रहा है, यानी कि 2023 में उनका जो जन्म हुआ था उसके अंदर की कुंडली क्या दर्शाती है। तो जब हम वर्षफल कुंडली को देखते हैं सबसे पहले तो देखिए राहु, गुरु और केतु के प्रभाव इस वर्षफल कुंडली के लगन और सप्तम पे हो रहे हैं, ठीक है। राहु और केतु अगेन फर्स्ट हाउस के ऊपर, फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो नीच राशि अवस्था में आ गया, ठीक है, उसका कोई नीच भंग होता नजर नहीं आ रहा। इस स्थिति में ये जो साल था इनका जन्म कहीं न कहीं जून जुलाई का है, तो वहां से लेकर 2024 के जून जुलाई तक की जो अवधि रहेगी उस समय तक के लिए वैवाहिक जीवन जो है उस पर कोई न कोई प्रभाव कार्य करता नजर आएगा। फर्स्ट हाउस का स्वामी होकर मंगल का नीच राशि अवस्था में आना, जो कि अष्टम का स्वामी भी है, इस कारण से इन एरियाज को यानी कि सेल्फ पर्सनैलिटीज को थोड़ा सा शेक करेगा, अप एंड डाउन करेगा, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं अष्टम को भी प्रभावित करेगा। आयु को लेकर भी बार बार सुसाइडल थॉट देने की कोशिशें कर सकता है, ठीक है। ये इस वर्षफल कुंडली के हिसाब से पहले नॉर्मल तरीके से नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो साल है उस साल का जो लग्नेश बनता हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? उसके साथ में जुड़ा हुआ है वीनस। वीनस इस कुंडली में सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, जो वैवाहिक जीवन को दिखाता है। अब देखिए शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, ये कुंडली भले ही एक महिला की क्यों ना हो। दूसरा, शुक्र का संबंध मंगल के साथ बन रहा है। शुक्र जो है वो दिशा बली हो जाएंगे, लेकिन मंगल से पीड़ित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं जो मंगल स्वयं जो है वो अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा, जो कि मन के अंदर, चौथा भाव है, मन के अंदर किसी न किसी प्रकार की उग्रता को भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल जो है वो एक उग्र ग्रह है, और साथ ही साथ जब भी वो चौथे से संबंध बनाता है तो वहां पर उसमें
कहीं ना कहीं मन में गुस्सा पैदा करता है। अब चौथे भाव का स्वामी यानी कि सुख भाव का स्वामी अपने से 12वें होने की स्थिति रखने के कारण कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुनौतियां दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ना लगता है तीसरे भाव को लेकर, साहस और पराक्रम को लेकर। अब इस कुंडली को उठाकर हम उनके जन्म लगन कुंडली के समतुल्य कर देते हैं। तो जब हमने इस कुंडली को जन्म लगन कुंडली के समतुल्य किया तो देखिए क्या कंडीशन है। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो चंद्रमा है वो कहाँ जाके बैठे हैं, 12वें। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर व्यक्ति सोचेगा और ना सिर्फ सोचेगा बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा। तो ये साल इस लगन कुंडली के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करने वाला है। दूसरा, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ उसका संबंध आ रहा है जो कि 12th में बन रहा है, तो संचित पूंजी को लेकर सबसे ज्यादा कुछ प्रभाव है, या फैमिली को लेकर प्रभाव है, कुटुंब को लेकर प्रभाव है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा व्यक्ति सोचता हुआ नजर आता है। खर्चे जो है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए रह सकते हैं। कब तक? जब तक कि 2024 में बर्थ से दोबारा डेट पे आता है वो डेट ना आ जाए तब तक। अब दूसरी चीज देखिए, पहले भाव में शुक्र और मंगल की युति हो रही है। शुक्र जो है वो चौथे घर के स्वामी है और मंगल जो है वो 10वें के स्वामी है। दोनों को समझा जाए तो इस तरीके से समझ लीजिए, एक ग्रह जो है वो मन की सुख और शांति को दर्शा रहा है, तो दूसरा ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं दशम को दर्शा रहा है। दशम जो है वो कुंडली का सबसे प्रबल स्थान और वो इस समय नीच राशि अवस्था में आने से थोड़ा सा कमजोर होता नजर आता है। तो स्टेटस को लेकर कहीं ना कहीं कोई चीजें प्रभावित करती नजर आती है। योग की बात करूं तो चौथे भाव के स्वामी का शुक्र का योग मंगल से बन रहा है जो कि इस कुंडली का योग कर है, लेकिन वो खुद नीच राशि अवस्था होने के कारण मन और दोस्तों को, क्योंकि 11th हाउस जिनकी है शुक्र के साथ, इन दोनों को प्रभावित करेगा, लाभ को, नेटवर्किंग को भी प्रभावित करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केतु की मौजूदगी 4th हाउस में है, इसीलिए मन के अंदर इस पूरे का एक अजीब सा खालीपन महसूस होता रहेगा कि जीवन के अंदर हर चीज जो है वो आपको अपने आप से डिटैचमेंट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि केतु का प्रभाव जो है वो इस वर्षफल कुंडली के लिहाज से चौथे घर के ऊपर पड़ा है। और साथ ही साथ जो फैक्टर हमें यहाँ पे समझना है वो ये देखिए कि दसम भाव में राहु और गुरु की युति है, जिसके कारण से हम जल्दबाजी में आकर कोई ना कोई गलत निर्णय, क्यों? क्योंकि गुरु राहु का जब कभी भी साथ में आना होता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक को, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं माया के आगे, राहु के आगे सरेंडर कर देता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज ये कि आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल 3 ग्रहों से नजर आ रहा है। पहला सबसे पॉजिटिव ग्रह जो होता है गुरु, वो राहु केतु एक्सिस और शनि से दृष्ट है। दूसरा जो हमारा योग कारक ग्रह मंगल है वो नीच अवस्था में है, और तीसरा जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो स्वयं 12वें घर में होता है। ऐसी स्थिति में अभी जो ये साल भर की परिस्थिति आती रही, इस परिस्थिति के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस कहे जा सकते हैं। अगर हम नवमांश को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो बन रहा है, उसमें क्या हुआ, राहु और केतु का प्रभाव पहले और सप्तम पे, और शुक्र जो कि कारक ग्रह है उसका भी प्रभाव, उसके भी प्रभाव में आने के कारण कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। सप्तम भाव के आगे पीछे जो है सूर्य और शनि जैसे ग्रह काम कर रहे हैं, जो कि इस बात को दर्शा रहे हैं कि एक प्रकार से पापकत्री फॉर्मेशन जो है वो काम करता नजर आ रहा है आपके 7th हाउस को लेकर, इसमें नवांश के अंदर। ऐसी स्थिति में ये समय अवधि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर भी चुनौतियां और कुछ बदलाव को लाने की कोशिश करती नजर आई। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मई तक का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा परेशान रखता हुआ नजर आता है महादशा के हिसाब से। और क्योंकि वर्चुअल कुंडली और महादशा की कुंडली से हम जब देख रहे हैं नेटल चार्ट को, तो ये जो एरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वर्चुअल कुंडली के लिहाज से भी और लगन कुंडली के लिहाज से भी शनि की जो प्लेसमेंट है पुष्य नक्षत्र हमने लगन में देखा था, उसका स्वामी की प्लेसमेंट वो कहीं ना कहीं अष्टम में है, उस हाउस में है जो कि परिवर्तन को दिखाता है और नेचुरल परिवर्तन को दिखाता है। इसलिए ये जो साल कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक निर्णायक साल साबित होगा, जो कि जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपको नेचुरली फोर्स करता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।